नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स। नाज़रीन, बांग्लादेश इस वक्त एक नाजुक और गैर यकीनी सियासी दौर से गुजर रहा है। हालिया बरसों में मुल्क के अंदर सियासी कशमकश, एहतजाजी मुजाहरे, इदारे जाती तनाज़ात और जमहूरी अमल पर सवालात ने न सिर्फ अंदरूनी इस्तेहकाम को मुतासिर किया बल्कि इसके पड़ोसी ममालिक खुसूसन हिंदुस्तान के लिए भी कई तरह के चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं। क्योंकि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान तारीख़ी, जोग्राफियाई, सकाफ़ती और इक़्तिसादी ताल्लुकात इंतहाई गहरे हैं, इसलिए बांग्लादेश की सियासी सूरत हाल का बराह रास्त असर हिंदुस्तान पर पड़ना फितरी है। बांग्लादेश में सियासी तवील अरसे से दो बड़ी जमातों के गर्द घूमती रही है, जिसके नतीजे में सियासी पोलराइजेशन बढ़ा है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अदम एतमाद, इंतखाबी निज़ाम पर एतराज़ात और रियासती इदारों के किरदार पर सवालात ने सियासी माहौल को कशीदा बना रखा है। मुख्तलिफ मौक़े पर मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे देखने में आए, जिनमें तलबा, सियासी कारकुनान और सिविल सोसाइटी के अफराद शरीक रहे। बांग्लादेश की सियासी सूरत हाल का सबसे पहला और बराह रास्त असर सरहदी सलामती पर पड़ता है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तवील सरहद है, जहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत में गैर कानूनी नकल मकानी, स्मगलिंग और सरहदी जराइम में इजाफे का खदशा बढ़ जाता है। हिंदुस्तानी रियासतें खुसूसन मगरबी बंगाल, आसाम, त्रिपुरा और मेघालय इन असरात को बराह रास्त महसूस करती हैं। जनूबी एशिया में बांग्लादेश एक अहम जोग्राफियाई और स्ट्रेटेजिक मुकाम रखता है। यहाँ अदम इस्तेहकाम का फ़ायदा इंतहा पसंद अनासिर या गैर रियासती ताकतें उठा सकती हैं, जो पूरे खित्ते के अमन के लिए ख़तरा बन सकता है। इसी तनाजुर में हिंदुस्तान के लिए ये ज़रूरी है कि वह न सिर्फ अपनी सलामती पर नज़र रखे बल्कि खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सिफारती और तामीराती किरदार भी अदा करे। बांग्लादेश की मौजूदा सियासी हालात सिर्फ एक मुल्क का दाखिली मसला नहीं है, बल्कि इनके असरात सरहदों से बाहर भी महसूस किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए ये सूरत हाल एक चैलेंज के साथ मौका भी है कि वो हमसाया मुल्क के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन, सब्र और दूर अंदेशी का मुजाहरा करे। बहरहाल आज इस अहम और नाजुक मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ दो ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। डॉक्टर राजन कोचर, जो कि अभी थोड़ी देर के बाद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और इसके अलावा हमारे साथ दूसरे ख़ास मेहमान जो है वो नूरुल कमरान है, जो कि सीनियर साफ़ी हैं, वो जुड़ चुके हैं। उनसे भी इस सिलसिले में हम बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ नूरुल कमरान साहब जुड़े हुए हैं। कमरान साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है मुंसिफ टीवी में। सबसे पहले सवाल ये करना चाहूँगा कि कुछ दिन कबल ऐसा महसूस हो रहा था कि बांग्लादेश में हालात बिल्कुल मामूल पर लौट रहे हैं, लेकिन अचानक हालात इतने ख़राब कैसे हो गए? क्या वजह होगी? बांग्लादेश एक एज पे है और एक गैर यकीनी सूरत हाल है। जब से वहाँ स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुए पिछले साल, और जब शेख हसीना वाजिद को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा और एक अबूरी हुकूमत ने जमा में इख्तिदार संभाली, तब से वहाँ एक गैर यकीनी सूरत हाल है। उसमें बीच बीच में एक लल्स आए, लेकिन जो स्टॉर्म है वो ब्रू हो रहा था विद इन द सोसाइटी। वहाँ सबसे बड़ा जो खदशा है इस वक्त वो ये है कि बांग्लादेश में जो नई पौध है, न्यू जनरेशन है, खासकर स्टूडेंट कम्युनिटी है, वो एक आक्रामक रूप में सड़कों पे उतर आए हैं। उनमें रेडिकलाइजेशन हो रही है, विच इज वेरी डेंजरस फॉर द एंटायर रीजन। और उसकी उसका जो स्पिल ओवर होगा, वो जैसे कि आपने पहले ही कहा कि उसका जो स्पिल ओवर है वो बहुत सी स्टेट्स में यहाँ हो सकता है, जैसे मगरबी बंगाल है, बॉर्डर एरियाज है, त्रिपुरा है, वहाँ उसकी सूरत है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि बैरूनी ताकतें उसमें न सिर्फ स्मगलिंग और ट्रांसबोर्डर ट्रेड्स और दूसरी चीजें करते हैं, बल्कि ड्रग स्मगलिंग भी हो सकती है, क्योंकि जो गैर यकीनी सूरत हाल है उसमें इंडिया जैसे मुल्क पे बहुत ही मुज़र असरात पड़ते हैं। बिल्कुल। और ऐसी सूरत हाल में देयर इज अ कंप्लीट मॉनिटरिंग ऑफ द सिचुएशन फ्रॉम द इंडियन साइड। अभी टिकर आ रहा था सारी चैनलों पे कि शायद वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दी गई है दिल्ली में फॉर बांग्लादेशी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स इन बांग्लादेश, दे हैव अपीयर्ड डायरेक्टली टू पीएम मोदी टू इंटरवीन। लेकिन पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि जो वहाँ एम्बेसीज हैं उन पर भी हमले हुए, या उनके बाहर जिस तरीके से मुजाहरे हुए, बिल्कुल पथराव भी किया गया, बिल्डिंग पर पथराव भी हुआ, पथराव किया गया। उससे जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो सूरत हाल है वो अबतर हो रही है। ऐसी सूरत हाल में सबसे बड़ा जो खदशा है
वो है बांग्लादेश न्यू जनरेशन में जो रेडिकलाइजेशन हो रही है। चलिए, डॉक्टर राजन कोचर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिफाई उमूर के माहिर आप हैं। राजन जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका मुंसिफ टीवी पर। कैसे हैं आप? राजन जी, अगर आप तक सवाल पहुंच रहा है, हमारी आवाज़ पहुंच रही है, तो जानना चाहेंगे कि कुछ दिन, हाँ बिल्कुल, सवाल ये है धन्यवाद, आपकी दुआ है। जी जी, कुछ दिन कबल ऐसा महसूस हो रहा था कि बांग्लादेश के हालात बिल्कुल मामूल पर लौट रहे हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि हालात इतने ख़राब हो गए? और बांग्लादेश की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? हुकूमत है या अपोजिशन है? देखिए, मैं बांग्लादेश को काफी सालों से फॉलो कर रहा हूँ, और ये एक खास तौर पे जब एक बार शेख हसीना का यहाँ से एग्जिट हुआ था, तो एक प्लान्ड नैरेटिव सामने आ रहा ये है कि जो हुकूमत है, जो मोहम्मद यूनुस को एक्चुअली लाया गया था, एक स्पेसिफिक पर्पस से लाया गया, और मोहम्मद यूनुस का, अगर आप, मैं चाहूंगा कि अगर आप 18 महीने जो तकरीबन मोहम्मद यूनुस का ये दौर रहा है, और अगर आप इसमें देखेंगे इसने क्या क्या काम किए हैं, इसलिए मैं इस चीज पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। उसके बाद आपका सवाल अपने आप ही साफ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो पहली जो चीज है मोहम्मद यूनुस ने इसको करी है कि इसने जो ये जितनी भी कट्टरपंथी गुट थे, जैसे कि जमात इस्लामी और इस टाइप के, जिनको बैन किया गया था और जिनके लीडर्स जेल में थे, पहले तो उनका बैन हटाया और लीडर्स को जेल से निकलवाया, और उसके बाद जिस तरीके से उसने अपनी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करी, उसमें इन लोगों को, इन यूथ लीडर्स को शामिल किया। तो एक पहला स्टेप था कि वो अपनी हुकूमत को किस तरीके से चलाना चाहते हैं, वो एक सामने आ गया। दूसरा, एक एंटी इंडिया कैंपेन शुरू किया गया कि हेट इंडिया, और जो भी चीज अगर बांग्लादेश में होती थी तो एक इम्प्रेशन बांग्लादेश के लोगों में डाला गया कि अगर हमने शेख हसीना को पनाह दी है और हमने उनको अपने धरती पर रखा है, तो इसका ये मतलब है कि भारत अवामी लीग को जो है ना, जो एक अवामी लीग का एजेंडा को आगे लेके जाना चाहता है, और बांग्लादेश के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा है। तो आप, अगर आप बंगालीज को, अगर आपके कुछ दोस्त होंगे या जो अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे, तो वो लोग काफी अपने खुद गर्ज होते हैं, वो नहीं चाहते कि अच्छा, राजन जी एक चीज़ यहाँ पर जानना चाहूँगा। हेट इंडिया का आपने जिक्र किया, बांग्लादेश में ये हेट इंडिया का लफ्ज़ क्यों आया? क्योंकि बांग्लादेश के बहुत सारे मफाद जो है वो भारत से जुड़े हुए, बहुत सारे फ़ायदे भारत से जुड़े हुए हैं, ट्रेड जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भी दोनों, जाहिर सी बात है, निबर है एक दूसरे से, बहुत सी चीज़ें मिलती जुलती हैं और एक दूसरे के साथ रहकर काम कर रहे थे। अभी तक ताल्लुकात भी दोनों देशों के अच्छे थे। ये हेट इंडिया का कंसेप्ट वहाँ पर कैसे आया? क्वेश्चन है ये। कॉन्सेप्ट इसलिए आया जब शेख हसीना का, जो मैं मानता हूं कि उसने एक अच्छी तरीके से अपनी हुकूमत को नहीं चलाया, और जो 1400 लोग मारे गए, आप जानते हैं कि उस फायरिंग में, और उस तरीके का जो एक्शन शेख हसीना ने लिया, जो एक एंटी रिजर्वेशन एक मूवमेंट बांग्लादेश में चली थी, तो जब आप एक पूरा गुस्सा शेख हसीना के ऊपर डायरेक्ट हुआ, और आपने देखा कि उनके जहां पे वो रहती थी उसको रैंसैक कर दिया। शेख मुजीबर रहमान, जो बंगला बंधु एक्चुअली माने जाते हैं, उनका जहां जहां पे स्टैचू था और जहां जहां पे था, लोगों का गुस्सा वहां डायरेक्टेड था। जब भारत ने शेख हसीना को पनाह दी, तो भारत भी एक गुस्से के दायरे में आ, और एक, जब आप अपने एक पॉलिटिकल लीडर के अगेंस्ट आपको इतना गुस्सा है, और आपको पता चलता है कि भारत ने उसको पनाह दी है, और भारत ने उसको अलाउ कर दिया कि उसको वहां पे उनको सिक्योरिटी मिले, बिल्कुल, तो लाजमी है। देखिए, ये एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन होगा
एक लाजमी होगा कि आपका गुस्सा भारत की तरफ भी आएगा, और इसीलिए आप एक हेट इंडिया कैंपेन आप देखते हैं। मैं काफी बांग्लादेश के जर्नलिस्ट से बात करता रहता हूँ, और अपना इंडिया टीवी के जितने भी प्रोमिनेंट चैनल्स हैं उनके साथ डिबेट होता है या पैनल में होते हैं, तो वो एक चीज का साफ एक्चुअली जिक्र करते हैं कि ये जो डिसीजन था भारत का, ये बांग्लादेश की जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट है पॉपुलेशन की, जो आपकी यंग पॉपुलेशन, अब आपको एक चीज और इसको समझनी पड़ेगी। 1971, बिकॉज कई लोग मेरे से पूछते हैं कि भारत ने बांग्लादेश के लिए इतना कुछ किया, 1971 में आजादी दिलाई, बिल्कुल। तो जो उसका इसको ये नतीजा इसको बांग्लादेश आपको दे रहा है, तो आपको इसको समझना पड़ेगा। ये जितने भी लोग आज आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, ये 1971 में बॉर्न नहीं थे, उसके बाद की पैदावार है ये। हाँ, ये उसके बाद की बातें कर रहे हैं। और आप अगर एक 1975 अगर आप बांग्लादेश की हिस्ट्री को स्टडी करें, तो 1975 के बाद का एक ऐसा पीरियड है जब आप शेख मुजीबर रहमान को असैसिनेट किया गया, और उनका जो भी उसको अटैक किया गया, जहां पे उनका घर था वो सब कुछ नष्ट किया गया। तो 1975 के बाद एक बांग्लादेश की सोच जो है जिस तरीके से बदली है, उसका ये आपको नतीजा सामने आ रहा है। बिकॉज जमात के जो एलिमेंट्स थे उस टाइम पे इन लोगों ने जन्म लिया, और बांग्लादेश चलिए राजन जी, आपके पास आऊँगा। कमरान साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी एक सवाल कर लेता हूँ। कमरान साहब, एक सवाल यहाँ पर ये हो रहा है कि अवाम का सियासी निज़ाम या जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस पर से एतमाद कमज़ोर क्यों हो रहा है? एक वक्त था जब बांग्लादेश की GDP की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब जो हालात है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, वहाँ के लोग ही इसको ख़राब कर रहे हैं। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? तो इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बांग्लादेश में दो पॉलिटिकल पार्टीज बाय एंड लार्ज सियासी मंजरनामे पर नुमाया थी। एक अवामी लीग थी और BNP थी। एक हसीना वाजिद कुड नॉट हैंडल दिस इनिंग्स वेल, मतलब उसने उसमें पॉलिटिकल सगैसिटी या आप मान लीजिए पॉलिटिकल विजन नहीं दिखाया, पॉलिटिकल टॉलरेंस नहीं दिखाई। वहां क्या हुआ कि जो BNP थी उन पे बैन लगा, उनको इलेक्शंस में एक अलदम पार्टी करार दिया गया, और जो जमात इस्लामी और दूसरे जो रेडिकल एलिमेंट्स थे उनका BNP के साथ होता था इलेक्शन में गठजोड़। यहाँ से एक सेक्युलर पार्टी हुआ करती थी शेख हसीना की अवामी लीग। इन दो के दरमियान जब तक मुकाबला आराई पॉलिटिकल लेवल पर, डेमोक्रेटिक लेवल पर वोटिंग के जरिए होती रही, तब तक एक बहुत ही स्टेबल बांग्लादेश आपको दिखाई दे रहा था। लेकिन शेख हसीना ने उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया। ऊपर से जमात इस्लामी के जो बहुत से एलिमेंट्स 1971 में इन्वॉल्व थे, जिनको सेडिशन चार्जेस में, वहां के सेडिशन चार्जेस में रखा गया था, उनको फांसियां दी गई। उससे जो रेडिकल एलिमेंट्स थे उनको एक रैलिंग पॉइंट मिल गया, उनको एक ट्रिगर मिल गया कि हाउ टू कंसोलिडेट देयर सेंटिमेंट इन द बांग्लादेश। और जो यंग जनरेशन है, जब रिजर्वेशन का इशू आया, शेख हसीना ट्राइड टू कंट्रोल इट बाय फोर्स। उसमें जो 1400-1500 लोग मारे गए और बहुत से घायल हुए, और फायरिंग का उन्होंने इजाजत दी, और उस फायरिंग से जो कुछ हुआ उससे स्टूडेंट कम्युनिटी खासकर और यूथ, बिलउमूम यूथ और बिलखुसूस जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, खासकर ढाका यूनिवर्सिटी जो एक मरकज रही है हमेशा एजिटेशन की या बदलाव की बांग्लादेश में। जब ये मशरकी पाकिस्तान की था तो ढाका यूनिवर्सिटी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग बांग्लादेश। जो भी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चनिंग थी और जो भी प्रोटेस्ट का निज़ाम था और जो भी रिबिलियन था अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम ढाका यूनिवर्सिटी। इस वक्त भी आप देखेंगे कि ढाका यूनिवर्सिटी और दूसरे जो भी तालीमी इदारे हैं वहाँ बांग्लादेश में, दे आर स्पीयर हेडिंग दिस मूवमेंट। और जो नई पार्टी NCP बनी है, आप बाय एंड लार्ज मान लीजिए ये एक स्टूडेंट आंदोलन का क्लाइमैक्स है। और उसमें जो उनका एक लीडर मारा गया रिसेंटली, उनमें एक नोशन है, एक परसेप्शन है कि ही हैज बीन किल्ड बाय शेख हसीना और विद द हेल्प ऑफ इंडिया। उससे जो वहां एंटी इंडिया सेंटिमेंट था वो और उभरा और उबला वहां की सड़कों पर। उस वजह से वहां का जो सियासी इस्तेकाम है वो खत्म हो गया है।
और जो नई नस्ल चलिए है, चलिए और चलिए खासकर कमरेन साहब आऊँगा, लौटूंगा आपके पास। राजन कोचर जी, आपके पास आना चाहूँगा। बांग्लादेश में चुनाव है, जिस तरह से अभी नूरुल कमरेन साहब ने कहा कि वहाँ पर जाहिर सी बात है दो पार्टियाँ हैं जिनमें हमेशा से जंग होती रही है। अब जो सूरत हाल बनी हुई है, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि बांग्लादेश में शफाफ या क्लियर इंतखाब हो पाएंगे, या कोई तीसरी पार्टी है इन दो पार्टियों के अलावा जो सर उठाएगी इस बार? तो देखिए, जो अभी जो आपके इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो आपके नजर आ रहे हैं, मुझे एक डायरेक्शन पे लेके जाते हैं कि शायद चुनाव बांग्लादेश में फरवरी में ना हो, बिकॉज मोहम्मद यूनुस का बहुत एक एजेंडा रहा है, और हमने इसको देखा है कि ये चुनाव हमेशा डिले करता है। अभी जब शुरू में जब ये आया था पावर में, इसने बताया था 6 महीने में चुनाव कराएगा, बस इसने किए नहीं। और फिर आर्मी चीफ वकारुज्जामान जो इनके पास गए और इनको बोला कि आपको चुनाव कराने की जरूरत है, और ये जो स्ट्रेस किया, तो उसके बाद स्टेटमेंट आई कि हाँ, हम इसको चुनाव इसको बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर करेंगे। उसके बाद फरवरी की डेट अनाउंस हुई। तो जो ये इंसिडेंट है, देखिए, आज मुझे ऐसा लगता है कि ये उस्मान हादी कौन था, ये एक इंडिपेंडेंट था, ये किसी एक पार्टी का हिस्सा नहीं। ये ढाका इसको 8 कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहा था, और इसकी बहुत मार्च फॉलोइंग थी। तो शायद एक हम इसके ऊपर डिडक्शन निकाल सकते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बांग्लादेश में इस टाइप के लीडर को उभरने के लिए इसको दे नहीं सकती थी, या उसको जो सोच ऐसी थी कि भाई एक ऐसे लीडर को हम इसको एमर्ज नहीं करने देंगे। एक बॉलीवुड स्क्रिप्ट की तरह चल रहा है। और जैसे कि आपने इसको देखा कि बीएनपी इसके फेवर में नहीं थी, अवामी लीग अवामी लीग को तो वैसे ही इलेक्शन से अलग कर दिया। तो इस अवामी लीग का तो ना लेना ना देना इलेक्शन से। और दूसरा, मोहम्मद यूनुस चाहते थे कि इस टाइप का कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर उभर के नहीं आया। तो मैं आपको मेरे पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है आपको बताने के लिए, और ना ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अभी कुछ इसका खुलासा किया है। बट सर्कमस्टांशियल एविडेंस मुझे एक डिडक्शन पे लेके जाता है कि मोहम्मद यूनुस नहीं चाहते थे इस टाइप का लीडर को, मतलब ये दोनों नहीं चाहते हैं कि एक नई पार्टी या एक तीसरी पार्टी वहां पर वजूद में आए। ये दोनों पार्टियां नहीं चाहती हैं ये। चलिए, बिल्कुल नहीं चाहती। बिल्कुल। अच्छा, चलिए कोचर जी, एक चीज़ और यहाँ पर जाने के, बांग्लादेश के जो हालात है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन एक तरफ हमारे मुल्क में खासकर जो सरहदी बेल्ट है या सरहदी रियासतें हैं, वहाँ पर SIR का अमल जारी है। ऐसे में बांग्लादेश में जो सियासी इस्तेहकाम है, आदमी इस्तेहकाम है, या राजनीतिक स्थिरता हम जिसको कहते हैं, क्या इससे हिंदुस्तान के सरहदी सलामती भी खतरे में पड़ सकती है? कुछ अच्छा सवाल है ये, बिकॉज आज भारत की जो थ्रेट है, बिकॉज मैं बांग्लादेश बॉर्डर पे पोस्टेड रहा हूं, मैं जानता हूं कि किस तरीके से वो एक पोरस बॉर्डर है, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर की तरह नहीं है कि आप उसको रोक सकते हैं, इन्फिल्ट्रेशन को, इस टाइप की चीजों को। और जो 18 महीने का मोहम्मद यूनुस का जो हमने देखा है कि जनवरी के महीने में DGISI भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम लेके आए थे बांग्लादेश अपनी। तो इसका मतलब क्या है? इसको ISI का कोई मतलब ही नहीं है बांग्लादेश में, पर वो लेके आए थे बिकॉज अभी जो मैं देख रहा हूं कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा के कैंप्स आने शुरू हो गए चिटागोंग आपके हिल ट्रैक्ट्स में। और जो आपका रंगपुर डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश में, अगर आप उसको मैप पे देखें तो वो आपका नॉर्दर्न रीजन है, और वो आपका चिकन नेक कॉरिडोर को इसको इन्फ्लुएंस करता है। वहां पे एक एयरबेस है, तो इसको उस एयरबेस को पाकिस्तान डेवलप कर रहा है, चाइना की भी इन्वॉल्वमेंट है वहां पे। और इसीलिए आपने देखा कि 3 नए मिलिट्री गैरिजन भारतीय फौज ने लगाए हैं, और कल की न्यूज है कि एक चौथा मिलिट्री गैरिजन आपका मिजोरम पे आ गया। बिल्कुल। तो जो अभी सूरत हाल जो आ रहा है नजर में, तो एक तो आप हिंदू माइनॉरिटी के अगेंस्ट जिस टाइप के जुल्म हो रहे हैं बांग्लादेश में, एक पॉसिबिलिटी आपको नजर आएगी कि
एक रेफ्यूजी मूवमेंट का सामना हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस या बीएसएफ एक्चुअली फेस कर सकती है, वो हमारी पहली चुनौती होगी। ऊपर से आपने एसआईआर का जिक्र किया, बिल्कुल। एक तरफ तो हम बांग्लादेशी को वापस भेज रहे हैं और रिपोर्ट करने आज की कोशिश है, बिल्कुल। न्यूज में आया कि 19 बांग्लादेशी को हमने वापस भेजा है। और बिहार में जब एसआईआर हुआ तो इतने लाखों लोगों हमने उसको पाया कि वो एक डुप्लीकेट वोटर्स या वो जो इनएलिजिबल नहीं थे। और अभी आपके वेस्ट बंगाल में चुनाव है। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर भारत का नर्व सेंटर या भारत का अगर कोई एक हिस्सा है जो बांग्लादेश के साथ बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है, वो आपका वेस्ट बंगाल है। और आपको अगर मैं कुछ साल पीछे ले जाऊं और अगर मैं आपको तमिलनाडु में ले जाऊं, और अगर आप एलटीटी के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा कि जो चुनौती भारत को जब एलटीटी के अगेंस्ट हमने अटैक किया और हमने तमिल टाइगर्स को अपना निशाना बनाया, तो उसका रिपरकशन हमको तमिलनाडु में झेलना पड़ा। तो वो एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल के लोग जो एक ही भाषा बोलते हैं, उनकी रिलीजन भी कॉमन रहती है, और एक उनमें एथनिसिटी है कि एक भाई इधर है तो एक भाई उधर है, उस टाइप की सिचुएशन वेस्ट बंगाल में होती है। तो ये जो आपका चुनाव होगा वेस्ट बंगाल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल होगा। बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल नूरुल कमरान साहब, आपके पास आना चाहूँगा कि हमारे रिश्ते पाकिस्तान से अच्छे नहीं रहे हैं या नहीं हैं, लेकिन बांग्लादेश से हमारे रिश्ते ठीक ठाक रहे हैं हमेशा, लेकिन मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, क्या लगता है आगे चल के रिश्ते में खटास पैदा होगी इसमें? देखिए, दो तरह की बातें हो रही है। एक ये है कि देयर इज नाउ अ लॉट ऑफ, जिसको हम कह सकते हैं डिप्लोमेटिक कोऑर्शन फ्रॉम न्यू दिल्ली होगा, क्योंकि अब डिप्लोमेसी के जरिए पहले इनको थोड़ा सा कस लेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी आवाज उभर रही है विद इन द पॉलिसी सर्कल्स, वो कह रहे हैं कि एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट और एक ट्रांस बॉर्डर रेड टाइप ऑफ थिंग्स वुड बी डन, at least on the terror camps which are emerging। जैसे कि राजन साहब ने कहा कि कुछ कैंप्स हैं, वहाँ पाकिस्तान की एक्टिविटी है, चाइना की एक्टिविटी। बेसिकली दिस टाइम चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश एक्सिस एक बन रहा है। There are frequent visits of high dignitaries, important military dignitaries of all the three countries together। तो ये जो एक्सिस बन रहा है, इसमें भारत की बहुत ही एक क्लोज नजर है, और उस क्लोज नजर का जो एनालिसिस हो रहा है इन द पॉलिसी सर्कल्स, वो ये है कि आइदर दे हैव टू गो, इवन एक ने यहाँ तक कह दिया, एक तज्जियाकार ने, कि वी मे हैव टू गो फॉर अ लिमिटेड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट और टू गो फॉर सम क्रॉस बॉर्डर परसेशन अटैक्स टू जस्ट डिसमेंटल व्हाट इज बीइंग इरेक्टेड as terror modules or as terror camps within the Bangladesh territory। क्योंकि उसका जो सिलगुरी कॉरिडोर के साथ बहुत ही कुर्बत है, जहां पर ये हवाई अड्डे को नए सिरे से ऑपरेशनल बना रहे हैं, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। बिल्कुल। राजन जी, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, जहन में आ रहा था कि माइनॉरिटीज़ का आपने जिक्र किया, वहाँ पर हेट इंडिया का जो जिक्र किया, खासकर माइनॉरिटीज़ को वहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। हमारी सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए, किस तरह के सिफारती हिकमत अमली अपनानी चाहिए ताकि जो हमारे वहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं वो सेफ रह सकें? देखिए, पहला तो एक एक्शन इंडिया ने लिया है कि अपना वीजा सेंटर बंद कर दिया। ऑफकोर्स आज बांग्लादेश ने भी अनाउंस कर दिया कि उन लोगों ने भी अपना वीजा सेंटर बंद कर दिया भारत का। तो एक टिट फॉर टैट जो हम इसको देख रहे हैं, इसका मतलब कि रिलेशन खराब होते जा रहे हैं। और प्रेजेंट हुकूमत के साथ तो मुझे नहीं लगता इंडिया इसको एंगेज कर पाएगा या करना चाहेगा। और आई थिंक इंडिया थोड़ा इसको वेट करेगा कि जो बांग्लादेश के इलेक्शन है फरवरी में अगर होते हैं, तो उसके बाद इंडिया अपनी स्ट्रेटेजी को आगे लेके जाएगा। आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, बांग्लादेश घिरा हुआ है 5 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, बिल्कुल, और 90% जो बांग्लादेश का लैंड मास है वो भारत के साथ जुड़ता है। दूसरा, बांग्लादेश की ट्रेड डिपेंडेंसी, जो इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश का साउथ एशिया में, और $11.08 बिलियन का
बांग्लादेश इंडिया से इंपोर्ट करता है, और बांग्लादेश की तरफ से इट्स ओनली $1.84 बिलियन, का मतलब कि तकरीबन 5 to 6 टाइम्स ट्रेड इम्बैलेंस है। तीसरा, ये जो इसको एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट्स हम इसको देख रहे हैं आज जो बांग्लादेश में, ये इनको कब तक आगे लेके जाएंगे जब इनके पास खाने के लिए नहीं होगा। आज अगर आपका पावर और आपका इलेक्ट्रिसिटी भी आप देखें तो झारखंड से जो आपका अदानी का प्लांट है वो इनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, रिलायंस का पेट्रोल भी प्लांट सप्लाई करता है भारत, पेट्रोल भी जाता है सब यहाँ कुछ से। पेट्रोल। बिल्कुल। तो अब बांग्लादेश को अगर आपको एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड ही अगर आपको करना पड़े, आपको लड़ने की जरूरत ही नहीं बांग्लादेश के साथ। चलिए कमरान साहब, कमरान साहब वक्त की हाँ। कमी है, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूं। क्या भारत को खुलेआम किसी एक पक्ष या फरीक की हिमायत से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि वहां पर दो पक्ष हैं? क्या भारत को किसी एक की हिमायत करनी चाहिए या भी खामोश रहना चाहिए और तमाशा देखना चाहिए? शेख हसीना हैज ऑलरेडी बीन शेल्टर्ड इन द कंट्री। अब तो भारत जैसी इतनी बड़ी और रिलायबल कंट्री और अपने जो भी इनके पॉलिटिकल पार्टनर्स रहे हैं आज तक, दे कैन नॉट बिट्रे हर, दे कैन नॉट हैंड हर ओवर। और वहां शी हैज बीन सेंटेंस्ड, तो वो उसको थोड़ी भेजेंगे टू बी हैंग। तो इस मुद्दे पर शायद ऐसा कुछ पेशरफ्त नहीं हो सकता है, आई डोंट थिंक। चलिए बहुत बहुत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजन कोचर जी आपका भी, और नूरुल कमरैन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, बांग्लादेश में जारी सियासी बेचैनी सिर्फ वहाँ के अवाम ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए तशवीश का बाइस है। ऐसे वक्त में हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो होशियारी, तहम्मुल और दूरअंदेशी के साथ अपने सिफारती और सलामती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे ताकि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रह सके। आने वाले दिन इस बात का तयन करेंगे कि बांग्लादेश किस समत आगे बढ़ता है और हिंदुस्तान इस बदलती सूरत हाल के लिए किस हद तक तैयार है। इन्हीं ख्यालात के साथ आज के बियॉन्ड बॉर्डर में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, आदाब।